हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले पार्ट में हमने सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था। सत्याग्रह को किस तरह से गांधी जी को सपोर्ट मिला, लोगों ने उनको किस तरह से सपोर्ट किया। मतलब हर जगह पर गांधी जी के सपोर्टर थे और वे लगभग सभी अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना अपना काम कर रहे थे। इससे परेशान होकर अंग्रेज़ों ने क्या किया, टू स्टॉप दिस सिचुएशन, इसको रोकने के लिए दे द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड मार्शल लॉ। अब ये मार्शल लॉ क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लागू किया। इस मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? इट वॉज कमांडेड बाय जनरल डायर। जनरल डायर के द्वारा ये कमांड किया गया था। ऑन द डे ऑफ 13 अप्रैल 1919 बैसाखी फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर। हम सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर है और ये घटना हमने पहले भी सुनी होगी कि 13 अप्रैल 1919 उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ लागू किया कि कोई भी 5 से 3 से 4 से ज़्यादा इंसान इकट्ठे नहीं हो सकते और अगर इकट्ठे होंगे तो उन पर गोलियां चलाई जाएंगी। तो इस तरह से जो जलियांवाला बाग था वहाँ पर जनरल डायर ने पहुंचकर लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। नाउ जनरल डायर ऑर्डर टू क्लोज ऑल एग्जिट गेट्स, और जितने भी उस से निकलने के जितने भी रास्ते थे वो सब के सब जनरल डायर ने बंद कर दिए। ही ओपन फायर ऑन द क्राउड, और जितनी क्राउड वहाँ पर भीड़ थी उन लोगों के ऊपर उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। हंड्रेड्स ऑफ इंडियन डाइड। कहा जाता है, रिपोर्ट जो निकली कि लगभग 100 के करीब भारतीय मारे गए। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट कहती 100 के करीब इंडियंस थे वो मारे गए। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 350 पीपल वॉज डाइड इन दिस मैसेकेयर। कहा जाता है कि फिर दूसरी रिपोर्ट आई कि केवल 350 व्यक्ति मारे गए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या पता उसमें मतलब कहीं से ये भी सुनने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा जनधन की हानि उसमें हुई थी। अब इसके खिलाफ क्या हुआ? द रिज़ल्ट वॉज दैट, अब जो रिज़ल्ट मतलब जनरल डायर ने इतना बड़ा मैसेकेयर किया उसका क्या रिज़ल्ट निकला, भारतीयों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। इंडियन स्टार्टेड टू अटैक द गवर्नमेंट। अब भारतीय लोगों ने गवर्नमेंट पर अटैक करना शुरू कर दिया। द वायलेंस फोर्स्ड गांधी जी टू स्टॉप द मूवमेंट। अब गांधी जी ने इस मूवमेंट को रोकने की, यानी जो लोग वायलेंट हो रहे थे उसको रोकने की गांधी जी ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। देन गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट in January 1921. It's a one mark question. When did the non cooperation movement was start in January 1921? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी क्या? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब हम सभी जानते हैं कि किसी का सहयोग ना करना। तो अब गांधी जी ने ये उठाया, इसका क्या कारण था? टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर, गांधी जी मैट मोहम्मद अली एंड शौकत अली। यहाँ पर हमने जब चैप्टर को शुरू किया था वहाँ पर एक खिलाफत मूवमेंट के बारे में भी हेडिंग में था, तो अब यहाँ से वो शुरू होता है। अब गांधी जी ने जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया तो गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों उनका साथ दे, इसीलिए गांधी जी दो मुस्लिम भाई थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनसे मिले। इनसे मिलकर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कहा। तो इससे मिलने के बाद आफ्टर व्हेन मुस्लिम ब्रदर्स एंटर दिस मूवमेंट वॉज रीनेम्ड एज नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब जब इनसे मिले तो ये तीनों जब इकट्ठे हो गए, गांधी जी दोनों मुस्लिम ब्रदर्स थे, तो इस कोऑपरेशन को एक अलग से नाम दिया गया, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब ये खिलाफत जो मुस्लिम बंधु थे ये क्यों खिलाफ थे? क्योंकि इनका जो खलीफा था, तुर्की में जो खलीफा था, मतलब इनके लिए वो बहुत ज़्यादा सम्मानीय था। उसके विरोध में भी अंग्रेज काम कर रहे थे, इसीलिए जो मुस्लिम ब्रदर्स थे वो भी पूरी तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। मैनी सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। अब जब ये पूरे भारत में इस तरह का मूवमेंट चल रहा था तो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स आए, उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी का और मुस्लिम जो ब्रदर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली उनका साथ दिया। ऑल इंटरप्टेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे। लेकिन एक बात गलत थी कि सभी के लिए आज़ादी का मतलब बिल्कुल अलग था। सभी चाहते थे, जिस तरह से एक आम इंसान के लिए आज़ादी क्या है, एक किसान के लिए आज़ादी क्या है,
एक जो वो मजदूरी करता है उसके लिए आज़ादी क्या है, व्यापारी के लिए आज़ादी क्या है, सब ने अपना अलग अलग मतलब निकाला। मतलब जो सही मीनिंग था आज़ादी का वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट इन टाउन्स। अब जो टाउन्स थे, जो शहर थे, वहाँ पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, लोगों ने किस तरह से शहरों के अंदर गांधी जी को सपोर्ट किया या नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया गया। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड, हेडमास्टर, टीचर्स, लॉयर्स रिजाइंड एंड गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। हेडमास्टर थे, जो टीचर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स थे उन्होंने जो उनके वकालत का कार्य होता था उसकी प्रैक्टिस करना उन्होंने छोड़ दिया, वकालत उन्होंने छोड़ दी। क्योंकि ये जो सारे के सारे काम थे ये होते कहाँ थे, ये जो संस्थाएं थी, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, टीचर्स और ये जो अपॉइंट करते थे या जो लॉयर्स थे वो सब अंग्रेज़ों के अंडर में काम करते थे। अब वो इन चीज़ों को छोड़कर दिखा रहे थे कि वो गांधी जी के साथ हैं, हम अंग्रेज़ों का उनके किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए इस मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कहा गया कि किसी भी तरह से अंग्रेज़ों का साथ ना देना। और इसके और भी और क्या क्या हुआ, फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड। जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो फॉरेन से चीज़ें लाई जाती थी, जो लोग यूज़ करते थे, जैसे फॉरेन कपड़े थे, वो सब भारतीयों ने उनको त्याग दिया। फॉरेन क्लॉथ्स वर बर्न। जो अंग्रेजी कपड़े थे, जो विदेशी कपड़े भारत में सप्लाई होते थे, उन सब की उन सब की भारतीयों ने होली जलाई, यानी उनको पूरी तरह से त्याग दिया। अब ये मूवमेंट हमने पढ़ी कि शहरों में ये इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी कि ये मूवमेंट धीरे धीरे करके शहरों में फीका पड़ता चला गया। उसका क्या कारण था, इसके लिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।